नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 11th क्लास एग्रीकल्चर के आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जो जल संग्रहण की जो विधियां हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जल संरक्षण की। और इस जल संरक्षण की विधियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि भी हमारे लिए क्यों आवश्यक है कि भी हम जल संरक्षण करें और किस प्रकार से हम इसका संरक्षण कर सकते हैं, ताकि हम भावी समय के अंदर या आगामी समय के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उस पानी का सही उपयोग कर सकते हैं और सही तरीके से उसका संग्रहण करते हैं या संरक्षित करके उसको रखते हैं, और तो हमारी फसल को किस प्रकार से उसको फायदा मिलता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं समतलीकरण और मेड़बंदी की। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम खेती करते हैं तो हमारे पास में जो भी कृषि योग्य भूमि है, वो खेत है, तो उसके अंदर से जो उपजाऊ मृदा है और जो खाद उर्वरक हैं, ठीक है, और मृदा के उपजाऊपन की बात करें तो मृदा तभी उपजाऊ रहती है जब उसकी शीर्ष मृदा के अंदर जो है पोषक तत्व जो पदार्थ हैं वो उसके अंदर बने रहें, ठीक है ना। जब हम सिंचाई करते हैं तो वही पोषक पदार्थ जो है वो जड़ क्षेत्र के अंदर जो है वो उपलब्ध हो जाता है पादपों के लिए। तो हम नहीं चाहते कि जब हम सिंचाई करें और सिंचाई करने के बाद में जो जल का संग्रहण जो होता है उस खेत के अंदर, उस खेत के अंदर से पानी जो है वो बाहर बह करके निकास मार्ग के द्वारा जो है उस मिट्टी का कटाव नहीं कर सके, या मिट्टी के अंदर जो उपजाऊपन है उसको बहा करके नहीं ले जाए, और साथ ही साथ उसके अंदर जो खाद और उर्वरक है इसको बाहर निकलने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है खेत को हम समतल कर देते हैं। समतलीकरण यानी कि जब हम खेत के अंदर जुताई करते हैं, यानी कि जब वर्षा होती है, यानी कि पहले सिंचाई के समय हम क्या करते थे, एक वर्षा से पहले एक जुताई कर देते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके अंदर समतलीकरण करके उसके अंदर पाटा फेर देते हैं और उपयुक्त ढलान रखते हैं, और हम खेत के चारों तरफ क्या कर देते हैं, मेड़बंदी कर देते हैं, मेड़ बना देते हैं, जो कि 30 से 40 सेंटीमीटर की जो है वो मेड़ बनाई जाती है। और इस प्रकार से इस मेड़ के द्वारा क्या होता है, इसके चारों तरफ हम घास भी उगा सकते हैं, और जिससे कि खेत में आसानी से आने जाने के लिए रास्ता तय हो जाता है। और अगर हम खेतीबाड़ी के हिसाब से देखें तो किसी जगह पर हम सिंचाई की जो विधियां हैं उन विधियों का भी हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्यारी बना करके हम सिंचाई करते हैं, ठीक है ना। और हम फल वृक्षों की अगर अपन बात करें तो थाला बना करके, वलय बना करके हम सिंचाई करते हैं, और कूड़ बना करके भी हम सिंचाई करते हैं। तो यहाँ पर हम समतलीकरण और मेड़बंदी के द्वारा हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। और ऐसे स्थान जहाँ पर जो खेतीबाड़ी की जाती है, ऐसे जहाँ पर ढलान की बात अपन करें तो जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, उस जगह की बात करें हम, तो हम समोच्च बांध बना करके वहाँ पर हम वानस्पतिक अवरोध लगा करके हम जल को संरक्षण कर सकते हैं। इस जल का संरक्षण करने के लिए हम समोच्च बांध जो है वो उसकी, अगर हम जब ढलान की बात करें अपन, जैसे जो ढलान वाले क्षेत्र हैं उन ढलान वाले क्षेत्रों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं जल को संरक्षित करने के लिए। तो जो उसकी ढलान है उस ढलान के लंबवत, ठीक है ना, जैसे मान लो ये पहाड़ी क्षेत्र है और ऐसे, तो ढलान इस तरफ है तो इस ढलान के लंबवत हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस प्रकार से तो हम सीढ़ी नुमा हम खेती करते हैं, और इन सीढ़ियों को इस प्रकार से निर्मित करते हैं कि ये सीढ़ियाँ जो है एक के बाद दूसरे पे, दूसरे के बाद तीसरे पे, तीसरे के बाद चौथे के ऊपर जो पानी जो पहाड़ से बह करके आता है, अगर मान लो यही पानी सीधा का सीधा ऐसे निकल करके चला गया और नीचे बह गया समतल क्षेत्र में, तो ये इसका प्रभाव भी तेज होगा, प्रवाह जो तेज होगा और स्पीड जो तेज होने के कारण जो यहाँ की जो मिट्टी वो बह करके आगे चली जाएगी, और उथले स्थान से तराई वाले स्थान के अंदर जो है ये पानी फैल जाता है। लेकिन जब हम सीढ़ी नुमा खेती करते हैं तो यही पानी जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आता है, और हम इसका जो आधार है, इसकी जो ऊंचाई है सीढ़ियों की, वो हम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। अगर हम ऊंचाई की बात देखें तो यहाँ पर हम 0.75 मीटर से लेकर के जो 1 से 1.5 मीटर की जो है क्या रखते हैं इसके अंदर
चौड़ाई रखते हैं इसके अंदर 1 से 1.5 मीटर की जो है वो हम क्या रखते हैं इसके अंदर चौड़ाई रखते हैं, ठीक है ना। ये जो चौड़ाई है वो रखी जाती है और इसकी जो ऊंचाई है वो हम कितनी रखते हैं 0.575 मीटर से लेकर के हम 1 मीटर तक की जो है वो हम क्या रखते हैं इसके अंदर ऊंचाई रखते हैं। तो ऊंचाई रखी जाती है ताकि यहाँ पर पानी जो है जब पहाड़ से पानी बह करके यहाँ आएगा तो फिर ये कुछ समय के लिए यहाँ ठहरेगा, ठहरने के बाद में ये वापस नीचे उतरेगा, उसके बाद में सीढ़ी दर सीढ़ी जो है ये पानी रुकता हुआ नीचे तक पहुँचता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमने सीढ़ी नुमा खेती करी है यहाँ पर हम घास भी उगा सकते हैं और इस पानी को रोकने के लिए यहाँ पर समय पर जो फसल बोएंगे वहाँ पर उनको सब पानी मिल सकता है, ठीक है ना। तो पर्वतीय क्षेत्रों में समोच्च बांध यानी कि समान ऊंचाई पर क्या किया जाता है बांध बनाए जाते हैं और उन बांधों को निर्मित करके वहां पर हम वानस्पतिक अवरोध लगा देते हैं, है ना। वहां पर हम वानस्पतिक यानी कि घास लगा सकते हैं अपन, है ना। तो उस घास का उपयोग कर सकते हैं या हम पेड़ पौधों की जो टहनियाँ हैं शाखाएं उनको काट करके डाल देते हैं और उससे पानी रुकता है, अवरोध होता है, तो पानी को ठहरने का समय मिलता है और वहाँ पर जो मिट्टी इकट्ठी होती है उसके अंदर जो वो पानी के अंदर जल को धारण कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है और उसके बाद में वो पानी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक जो समोच्च जो सीढ़ियाँ हैं जो यहाँ पर उनको पानी मिल जाता है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं समोच्च नाली की। तो समोच्च नाली जो है उसको भी हम क्या करते हैं कि ढलान वाले क्षेत्रों के अंदर ही इसको निर्मित किया जाता है और ये ऐसे ट्रेंच या नाली बनाई जाती है जिसकी जो ऊंचाई है वो हम 0 यानी कि पौन मीटर जिसे अपन कहते हैं 0.75 मीटर की जो इसकी ऊंचाई रखी जाती है और इससे ऊंचाई जो है वो हम 1 मीटर तक रख सकते हैं। 0.75 से 1 मीटर तक इसकी ऊंचाई रख सकते हैं और साथ ही साथ जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो चौड़ाई है इसकी 0.75 मीटर से 0.60 से 0.75 मीटर की इसके अंदर चौड़ाई रख देते हैं। और जो इसका अंतराल है एक समोच्च नाली से दूसरी समोच्च नाली के बीच का जो अंतराल है वो हम 60 से 90 सेंटीमीटर तक रखते हैं। 60 से 90 सेंटीमीटर का हम इसके अंदर 60 से 90 मीटर का हम क्या करते हैं इसके अंदर अंतराल रख देते हैं। तो ये ढलान वाले क्षेत्रों के अंदर जल को संरक्षित करने की जल संरक्षण की जो विधि है उसमें हम ढलान वाले क्षेत्र के अंदर ऐसी समोच्च नालियाँ का बनाते हैं, सीढ़ीनुमा नालियाँ बनाई जाती है जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं और उस पानी को संरक्षित करके उसका संरक्षण करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और नमी को बनाए रखने के लिए हम खेत के अंदर जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं और इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो तालाब देखा होगा कि जब तालाब हमेशा भरे नहीं रहते हैं, है ना। दिवाली के आसपास की बात करें अपन इन दिनों में तो क्या होता है कि पानी पूरी तरह से क्या हो चुका होता है कि पूरा इस्तेमाल होकर के या बरसात की ऋतु जो आती है वर्षा काल से लेकर के, है ना, सर्दियों के अंदर अक्टूबर नवंबर तक ये पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। तो ऐसे में तालाब सूखने जैसे कंडीशन आ जाते हैं तब हम क्या करते हैं उन तालाब की मिट्टी को खोद करके हम क्या कर सकते हैं हमारे खेत के अंदर बिछा सकते हैं। तो बारीक कणों वाली जो मृदा है उसको बिछा देने से जब उसके ऊपर सिंचाई करेंगे तो उसकी जल धारण क्षमता क्या होगी बढ़ेगी, क्योंकि मिट्टी के जो बारीक कण है जब सिंचाई करेंगे तो वो पानी के साथ या बड़े कणों में से होकर के वो मिट्टी के कण जो नीचे की तरफ चले जाते हैं और नीचे क्या करते हैं बड़े कणों से नीचे की तरफ एक बारीक कणों की जो लेयर है वो बन जाती है। मृदा परिच्छेदिका के अंदर जो संस्तर है वो उसका निर्माण हो जाता है और इस तरह से ये जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि जल को रोके रखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि अगर हमको जल धारण क्षमता का पता लगाना है तो हम क्या करते हैं कि भी हम एक खीप लेते हैं और उस खीप के अंदर क्या करते हैं एक फनल के अंदर क्या करते हैं एक फिल्टर पेपर लगा करके उसको हम इसके अंदर कुछ मात्रा में क्या डाल देते हैं, ठीक है ना। ये फनल लिया अपन ने और फनल लेकर के उसके अंदर ये क्या डाल दिया अपन ने रेत डाल दिया, मिट्टी डाल दी, है ना। और
इसके नीचे इसको एक स्टैंड के ऊपर रख करके जो है हम नीचे एक बीकर लगा देते हैं, ठीक है ना, मेजरिंग बीकर जो इसके अंदर पाठ्यांक आता है। और हम क्या करते हैं, एक जो अपना ग्लास ले लेते हैं, मेजरिंग सिलेंडर ले लेते हैं, और इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर भी हम क्या करते हैं कि जैसे हमने 100 ml पानी लिया, ठीक है ना, तो 100 ml पानी को लेकर के हम जब इसके अंदर डालेंगे इस फनल के अंदर, तो इसके अंदर जो मिट्टी मौजूद है वो मिट्टी में ये पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ से पानी जो है बूंद के रूप में गिर करके ये बूंद के रूप में निकल करके जो एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इसमें निकल करके यहाँ क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और एकत्रित जल जो है उसकी जो मात्रा है उसका मान लो अपन 80 ml जो पानी है वो इसमें आ गया, हमने डाला था इसके अंदर 100 ml, तो इस मृदा के कणों के बीच में जो मृदा जल जो है वो कितना रह गया, यहाँ पर 20 ml रह गया। तो यही जो जल को रोके रखने की जो क्षमता है, धारण करके रखने की जो क्षमता है, वो क्या कहलाती है, WHC, जिसे हम कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जल धारण क्षमता कहते हैं। और इस जल धारण क्षमता का आकलन हम कर सकते हैं, तो हमारे खेत के अलग अलग जगह पर अलग अलग मिट्टी को हम देखें, उसके सैंपल लेकर के हम इसका पता लगा सकते हैं कि भी हमारे खेत की जो मिट्टी है उसकी जल धारण क्षमता कितनी है, और कितना हमें उसको अंदर पानी देना चाहिए, और कितना पानी देने से उस में बोई जाने वाली फसल के ऊपर कोई भी दुष्परिणाम ना आए, ठीक है ना। अब इसके बाद में बात करते हैं हम खेत की जुताई की। तो खेत की जो जुताई है वो जब हम करते हैं, तो जैसा कि भूमि की तैयारी करने के लिए हम जब खेत को तैयार करते हैं, भूमि की तैयारी करते हैं, उसको बीजों को बोने के लिए, बोने से पहले जब हम उसके अंदर जुताई करते हैं, तो 2 से 3 बार हम क्या करते हैं, उसके अंदर गहरी जुताई करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि मृदा की जो कठोर परतें होती हैं वो टूट जाती हैं, ठीक है, और उसके मृदा के जो कण हैं, जो बारीक कण, मोटे कण जो भी है, बालू, बारीक बालू, स्लेट और क्ले, ये जितने भी संस्तर जो होते हैं मृदा परिच्छेदिका के, उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के कणाकार के जो कण हैं वो भी समान रूप से वितरित होकर के मिश्रित अवस्था में आ जाते हैं। और गहरी जुताई करने से हम मृदा के अंदर जो पोषक तत्वों का समान रूप से वितरण हो जाता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी खेत के अंदर हम पूरी तरह से एक छोर से दूसरे छोर तक क्या करते हैं, उसमें पाटा फेर करके उसके अंदर नमी को प्रकार से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, पोषक तत्वों का समान रूप से वितरण हो जाता है, उपयुक्त ढाल हम रख सकते हैं, और उसके अंदर जो कूड़ बनाने हैं, कूड़ बनाने हैं, क्यारी बनानी है, थाला या वलय जो भी हमको तैयार करना है सिंचाई विधि के लिए वो हम बना सकते हैं। उसके अंदर मुख्य सिंचाई नाली, पार्श्व सिंचाई नाली और निकास नाली का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। और इस प्रकार से जल संरक्षण की जो हम विधि के अंदर देखें तो जुताई करना भी हमारे लिए आवश्यक है, ताकि हम उस खेत के अंदर पानी को या जल को संरक्षित कर सकें। और इसके बाद में आगे की जो जानकारी है इस चैप्टर से अगली जो और भी विधियां है उसके बारे में हम और भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।